नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आई, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अमन चौक के पास फायरिंग की सूचना से पूरे विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कनिखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से चंपत हो चुके थे। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक फायरिंग की पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही किसी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला छात्रों के बीच आपसी विवाद का माना जा रहा है और पुलिस अब हर पहलू से जांच कर रही है, हर पहलू का जांच कर रही है। प्रातः जो है पुलिस को थाना कनखल पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी स्वयं मौके पर गए थे। यहाँ पर पूर्व से ही गंभीरता से लेकर सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस बल नियुक्त किया गया। अभी तक इसमें थाना स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जैसी होगा संबंधित कार्रवाई। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने पूर्णतया यानी 360 डिग्री करवट ले लिया है। दरअसल मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 अगस्त को इन जिलों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां जो है वो तेज होने की पूरी संभावना है। खासकर नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से सतर्क रहने की सलाह दी गई है, मशवरा दिया गया है। जिला प्रशासन भी हालात पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय लोगों और यात्रियों से अपील की गई है कि वो बिना जरूरत पड़े पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा बिल्कुल न करें। तो इस खबर पर हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको जरूरत ना हो तो आप यात्रा ना करें, फिलहाल क्या कुछ वहां मौसम की तस्वीर, क्या कुछ वहां के नजारे, विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, इस समय राजधानी देहरादून में धूप निकली हुई है और काफी अच्छी खबर यही है कि लोग अब इस लगातार जो बारिश का दौर था उससे परेशान थे, इस समय राहत महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर रुक रुक करके बारिश का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन जो बहुत भारी बारिश की चेतावनी है वो फिलहाल अभी वैसा नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। ये अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं। लेकिन चूंकि मौसम विभाग की तरफ से जब चेतावनी जारी होती है तो एक समय सीमा तय रहता है और उस बीच में कभी भी उन क्षेत्रों में भारी बारिश का जो दौर है, तीव्र बारिश जो है वो हो सकती है। कुल मिलाकर के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और मौसम विभाग की ओर से जब भी चेतावनी जारी होती है, खासतौर पर मानसून सीजन के दौरान, तो उसको और गंभीरता से लिया जाता है। और यही वजह है कि जो तमाम जिले हैं इनके लिए मौसम विभाग की ओर से जो येलो अलर्ट जारी किया गया है तो उसको लेकर के उन जिलों में सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। और शिवम, पहले जब कई दौर की जो बारिश होती रही है और पिछले दिनों मौसम विभाग की चेतावनी जारी होती रही, उस दौरान तमाम जगहों पर जब रेड अलर्ट जारी होते हैं तो उनके लिए खास तौर पर सावधानी बरतने की बात जो कही जाती है, तो उसको देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां भी की जाती रही हैं। लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि नदियों के किनारे न जाएं। उसी तरह से जब येलो अलर्ट भी जारी होता है तो उसी तरह से तमाम जगहों पर जो जिला पुलिस की टीम होती है या बाकी अन्य थाने चौकियों के जो लोग होते हैं वो पुलिस के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के लोगों को
जागरूक करते हैं और ये सबसे बार बार अपील की जाती है कि नदियों के किनारे न जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बरसाती नदियों के पास गए हुए हैं, बीचों बीच में पहुंच जाते हैं और अचानक से वहां पर जल का स्रोत जो है काफी तेजी से आता है और काफी बहाव तेज रहता है। वैसे में तमाम लोग फंस भी जाते हैं। इसके अलावा चाहे हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय 4 धाम यात्रा पर लोग आ रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो तमाम हिस्सा है, वहां पर नदियों के किनारे जाकर के लोग स्नान आदि करते हैं, तो उनको भी यही कहा जाता है कि वो नदियों से दूरी बना करके रखें और खास तौर पर बहुत अंदर गहरे इलाके में न जाएं, क्योंकि मौसम विभाग की जो चेतावनी जारी होती है तो तमाम चीजों को देख करके ही चेतावनी जारी होती है। आने वाले समय के लिए जो अलर्ट होता है तो उस पर अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो एक बड़ी समस्या सामने देखने को मिल सकती है। और ऐसे में बहुत सारे लोग जिन्होंने इन चेतावनियों को नहीं माना है, बाद में वो परेशान भी हुए हैं, नदियों में फंसे भी हैं और कई लोग इसमें बह भी गए हैं। तो ये प्रशासन की ओर से अपील भी है और प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपने देखा होगा शिवम, कई जगहों पर बोल्डर बड़े बड़े जो हैं वो अपने आप पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका क्रम जो है लगातार जारी है। किस जगह पर बड़ा बोल्डर गिर सकता है इसका अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब बारिश का दौर रहता है, जब रिमझिम बारिश होती है, जब तीव्र गति की बारिश होती है और लगातार बारिश का जब दौर चलता है, तो उस बीच बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो जो मिट्टी से रहते हैं दबे हुए, वो बाहर निकल करके सड़क पर गिर जाते हैं और कई बार राह चलते लोग उसका शिकार होते हैं। कई बार गाड़ियों के ऊपर वो बोल्डर गिरते हैं। कई बार भूस्खलन का जो दौर हो लगातार जारी रहता है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में लोगों को रोका जाता है और यही वजह रही है कि पिछले दिनों जब केदारनाथ यात्रा चल रही थी तो उस दौरान तमाम लोगों को रोका गया, लेकिन बाद में लोग प्रशासन के साथ ही उलझते हुए नजर भी आए थे। कुल मिलाकर के अब विभिन्न जगहों पर लोगों को रोक दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब तक उनको आगे की यात्रा करने की अनुमति न दी जाए तब तक वो आगे की यात्रा नहीं करेंगे। और मौसम विभाग से सभी जो विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन में जुड़े हुए हैं वो लगातार समन्वय बना करके काम कर रहे हैं। जी शिव। अजय जी, जिस तरीके से मुझे याद आता है कि मोहम्मद अलवी साहब का एक शेर है कि सर्दी में हर दिन सर्द मिला, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसको हर मौसम बेदर्द मिला। तो हमने गर्मी के समय में भी देखा है कि जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं सैकड़ों की संख्या में होती है वो किसी से छुपा नहीं है। ठंड के मौसम की तो बात ही छोड़ दीजिए और बारिश तो जो है कहर बरपा कर रखी हुई है। तो क्या उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसका ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हर मौसम इतना बेदर्द देकर जाता है कि वो असहनीय हो जाता है? अजय जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शिवम, जिस तरह से उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ देवभूमि कहा जाता है, वीर भूमि कहा जाता है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर हर साल आते हैं, चाहे तीर्थाटन करने की बात करें, चाहे लोग घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं। ये एक अलग रूप उत्तराखंड का है। लेकिन जो दूसरा पहलू आप कह रहे हैं ये भी काफी खतरनाक है, क्योंकि इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त राज्य है और उत्तराखंड में किसी भी मौसम में आपदा जैसी स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपदा जैसी स्थितियां हर मौसम में आती हैं। दैवीय प्रकोप कहें या फिर यहाँ का जो ये वातावरण बना हुआ है ये कहें, क्योंकि यहाँ हर मौसम में ऐसी स्थितियों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। और यही वजह है कि हर मौसम के लिए पहले से ही जिला प्रशासन की तैयारी होती है। तमाम जगह चिन्हित किए गए हैं कि इन जगहों पर बड़े बोल्डर गिर सकते हैं, इन जगहों पर आपदा जैसी स्थिति आ सकती है। तो वहां पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम विभिन्न जगहों पर पहले से तैनात रहती है कि जब कभी इस तरह की स्थितियां आती हैं तो त्वरित रिस्पॉन्स किया जाए। कम समय में जो आपदा राहत बचाव की जो टीम है वो वहां मौके पर पहुंचे। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो पहले से चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं जगहों पर इन मौसम में खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि चाहे जाड़े का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो,
कोई भी मौसम ऐसा नहीं हम कह सकते कि हाँ उत्तराखंड बहुत ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि इन मौसम में अगर बारिश होती है तो जाहिर है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी होती ही होती है। बाकी अन्य जो बाहरी लोग आए हुए होते हैं उनको भी इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। जी बिल्कुल। अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो 28 और 29 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, और इसीलिए प्रशासन ने लगातार लोगों को सतर्क करने का काम किया है कि जब तक आपको ज़रूरत ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, तब तक आप यात्रा टालते रहिए, क्योंकि मौसम फिलहाल के लिए बहुत डेंजर जोन में जा चुका है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में सीमांत जिलों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि अब उत्तरकाशी जिले के चिन्याली, सौंड और चमोली जिले के गौचर स्थित हवाई पट्टियों का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार का भी निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार और AFI और इसके बीच MOU पर सहमति बन चुकी है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इन प्रयासों का मकसद सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करना है, जिससे न केवल आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि यह कदम सामरिक दृष्टि से भी राज्य और देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी क्रम में गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र तक 1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारी की जा रही है। जहां पंतनगर, देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा चिन्याली, सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में है, क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है, हमारी चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। जहाँ पंतनगर, देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा चिन्याली, सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे जा रही हैं, उन सुविधाओं का लोग लाभ भी उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब गौचर और चिन्याली, सौंड जो हेलीपैड है, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ की सारी जिम्मेदारी, रखरखाव की भी जिम्मेदारी ये एयर फोर्स को दी जा रही है, ताकि एयर फोर्स इसका विधिवत तरीके से संचालन करेगा और उसकी देखरेख करेगा। इसके साथ साथ जो पिथौरागढ़ में संचालन किया जा रहा है, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में ही काम होगा। हालांकि सारी चीजों की जो व्यवस्था करनी है, सारे चीजों पर जो नियंत्रण करना होता है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए ही होता है। हालांकि उत्तराखंड में जो केदारनाथ की जो हवाई सेवाएं हैं या बाकी अन्य क्षेत्रों में हेली सेवाएं जो पहले से संचालित की जा रही हैं, उसमें काफी हद तक जो यूकाडा है उसकी भी देखरेख होती है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोनों लोग आपस में संपर्क बना करके और जो केंद्र की ओर से दिशा निर्देश जारी होते हैं उसी के तहत काम करना होता है।
तो इस पे नियंत्रण कई तरीके से अगर रखा जाएगा तो तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं उनका त्वरित निदान हो सकेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो सीमांत क्षेत्र हैं वहां पर आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए और लोगों को बेहतर तरीके से ज्यादा लाभ देने के लिए ये कवायद की जा रही है। और हवाई सेवाओं का जब विस्तार होगा तो यहाँ पर कई तरीके से लोगों को लाभ होगा। खास तौर पर अगर कोई बीमार है तो उनको समय पर इलाज की सुविधा मुहैया हो सकेगी, एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। हालांकि एयरलिफ्ट की जब जरूरत पड़ती है तो उत्तराखंड सरकार की ओर से इसके लिए कवायद की जा रही है। गढ़वाल क्षेत्र में और कुमाऊं क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था पहले से है, लेकिन अगर लगातार और व्यवस्थित तरीके से हेली सेवाओं का संचालन होगा तो जाहिर है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ अगर किसी क्षेत्र में आपदा जैसी स्थिति आती है तो वहां के लिए भी इन हवाई सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इनके संचालन से वहां के लोगों को भी फायदा होगा। इसके साथ साथ चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो ये दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा, और इसी दशक के तहत प्रधानमंत्री के बयान के हिसाब से, प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसके हिसाब से उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है और उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य देश का बनाने के लिए लगातार कवायद भी हो रही है। और चूंकि हेली सेवाओं का संचालन अगर व्यवस्थित तरीके से होगा, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी तो यहाँ पर भारी संख्या में जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, वो भी आएंगे तो यहाँ की आर्थिकी भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के हर स्तर से एक सकारात्मक ये प्रयास है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक रिजल्ट भी सामने आएंगे। जी बिल्कुल। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो हवाई पट्टियों का संचालन अब एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया है ताकि एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो धर्मनगरी हरिद्वार में आज गणेश चतुर्थी की धूम साफ देखी जा सकती है। भले ही यह त्योहार मुख्यतः महाराष्ट्र से जुड़ा हो, लेकिन अब यह पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज 27 अगस्त को जगह जगह गणपति बप्पा की स्थापना हो रही है। मंदिरों में विशाल गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं और घरों में लोग 3 और 5 दिवसीय पूजन कर रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में 10 दिवसीय पूजा अर्चना और विसर्जन की तैयारियां की गई हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग गणेश मूर्ति की स्थापना कर विधिवत पूजा करते हैं और उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। ये पर्व भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार करता है। तो उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने विवादित बयान, जिसको 30 करोड़ रुपए वाला बयान आपको याद होगा, उस पर आज भी वो कायम है। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 30 नहीं बल्कि 27 करोड़ रुपए स्वीकार करने से यह साफ हो गया कि पैसे का लेन देन हुआ। हरक सिंह रावत ने अब राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रकम में जो कमी आई वो नरेश बंसल की वजह से हुई, क्योंकि उनका एक चेक बाउंस हुआ था और उसी दौरान बंसल को फोन भी आया था। हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि पैसे का लेन देन हुआ है। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गया है और अब सभी की निगाहें बीजेपी की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन पर टिकी हुई है। मैं कह रहा हूँ मेरे मैथमेटिक्स में जोड़ घटाने में कुछ गलती हो गई हो, पर है कहा उन्होंने 27 करोड़ तो कहा ना, वो ये भी तो कह रहे हैं कि टेबल के ऊपर से लिया गया है। तो मैंने कब कहा था, आप मेरा बयान देख लो, मैंने भी तो यह कहा था चेक से लिया गया। एक चेक बाउंस हो गया तो नरेश बंसल का मुझे फोन आ गया, भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। तो फिर मैंने उस पार्टी को फोन करा कि भाई पैसा डालो, बाउंस क्यों करा रहे चेक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चेक की लिस्ट जारी कर देना, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरे मैथमेटिक्स में जोड़ घटाने में कुछ गलती हो गई हो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के श्यामपुर रेलवे फाटक के पास एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चुरी में रखवा दिया। हादसे के बाद उदयपुर सिटी, हरिद्वार
की ओर रवाना हो गई, लेकिन पीछे से आ रही हरिद्वार पैसेंजर को शव को रेलवे ट्रैक से न हटाए जाने के कारण रोका गया। इसके चलते श्यामपुर फाटक दोनों ओर से बंद हो गया और लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को रेलवे ट्रैक से हटाया और जिसके बाद हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। श्यामपुर चौकी प्रभारी योगेश खुमरियाल ने बताया कि ट्रैक पर शव न हटने के कारण जाम लगा और पुलिस ने कई घंटों तक ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मृतक की पहचान के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। तो देहरादून में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड दौरे के तहत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर संगठन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। उनका मकसद प्रदेश में संगठन सृजन को मजबूत करना है ताकि आगामी चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक कर संगठनात्मक योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान संगठन के विस्तार और सक्रियता बढ़ाने के सुझाव भी दिए गए। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इस दौरे को पार्टी को मजबूत करने का अवसर मान रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इससे पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी। वहीं विकासनगर में गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां के भक्तजन भगवान गणेश की मूर्तियां लेने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने घरों में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकें। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के लोग माता पिता के साथ मिलकर गणपति बप्पा की मूर्तियां लेकर घरों में विराजमान कर रहे हैं, यानी उनको स्थापित कर रहे हैं। स्थानीय भक्तजन का यह मानना है कि गणेश जी की स्थापना से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि जब से वो गणपति बप्पा की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर रही हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इस अवसर पर भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा था और विकासनगर में उत्सव का माहौल पूरी तरीके से छाया हुआ है। तो पछुआ दून के विकासनगर क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों की वजह से बाजारों में जाम की समस्या लगातार बनी रहती है और इसी वजह से ई रिक्शा चालक अपने वाहनों को कहीं पर भी खड़ा कर देते हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों को पैदल चलने वालों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी समस्या को देखते हुए हर्बर्टपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और ई रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई की। हर्बर्ट चौक सहित विभिन्न जगहों पर जाम बढ़ाने वाले कई रिक्शा को सील किया गया, जबकि कई चालान किए गए कई रिक्शाओं के। और पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में ट्रैफिक की सुगमता और नागरिकताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। आगे भी पुलिस इसी तरीके से कार्रवाई करती रहेगी ताकि दून के बाजारों में आवागमन सुचारू और सुरक्षित रह सके। रुक करेंगे अंतिम खबर की ओर। चकराता विधानसभा क्षेत्र के जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनौल महासू देवता मंदिर में मंगलवार से 2 दिवसीय पारंपरिक जागड़ा पर्व का भव्य आगाज हुआ। मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। जौनसार, बावर, टिहरी, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के सीमांत जिलों में हजारों श्रद्धालु रोडवेज बसों, टैक्सियों और निजी वाहनों से हनौल पहुंचे। उन्होंने महासू देवता के दर्शन कर मंगलमय जीवन की कामना की। रात में भजन कीर्तन, जागरण और भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और ड्रोन से निगरानी भी की। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा, विनोद कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहे। आज बुधवार को देव स्नान का कार्यक्रम है और चालदा महासू मंदिर में दसेऊ में जागड़ा पर्व मनाया जा रहा है। न केवल जौनसार बावर, हिमाचल और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज संपूर्ण जौनसार बावर में और विशेषकर में हम अनोन में हैं और अनोन में आज हरि का ताली का तीज है और आज यहाँ ज्योति प्रज्वलित होती है और कल जो देव चिन्ह है उन देव चिन्हों का विधिवत स्नान किया जाएगा और साथ में रात भर आज देवता की स्तुति होगी। यानी महासू महाराज, चालदा महाराज, उनकी उत्पत्ति यहाँ हुई है, वो कैसे हुई, ये देव स्तुति का पूरे रात भर कार्यक्रम चलना है जिसमें हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। मुझे खुशी है कि मंदिर समिति ने बहुत शानदार यहाँ व्यवस्था की है और बड़ी संख्या में रात्रि में यहाँ लगभग 20,000 के आसपास लोगों के आने की संभावना है और महासू महाराज हम सब लोगों की कृपा बनाए रखें, इतना में नहीं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।